यासना आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा और आदेश पुरी। आज हम बात करेंगे बजट 2021 के बारे में, जो कि पेश की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके अलावा आपको बताएं कि पहली बार डिजिटली जो है उन्होंने बजट पेश किया है और लगातार तीसरी बार उन्होंने बजट पेश किया है। तो सबसे पहले अहम पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात बजट में जो है वो है कि 75 प्लस जो लोग होंगे उन्हें आईटी भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो प्लस उम्र वाले अगर वो पेंशनधारी हैं तो उन्हें आईटी भरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर पेंशन से कमाते हैं तो। आगे वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 2 नए वैक्सीन और लाए जाएंगे। रोड की बात करें तो 1.18 लाख करोड़ रोड पे खर्च किए जाएंगे और साफ हवा के लिए 2,217 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शहरी जल के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो 2.38 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे में 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं की गई है और ना ही कोई छूट मिला है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट में 1.50 लाख की छूट मिली है, एक्स्ट्रा छूट मिली है। उसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इनकम टैक्स फ्रॉड केस की बात करें तो अगर 50 लाख से ज्यादा का फ्रॉड केस है तभी 10 साल पुराने केसेस खुल सकेंगे। अगर ऐसा है कि उससे कम का है तो केवल 3 साल तक के पुराने केस खोले जाएंगे। किसानों के लिए क्या है, हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट में 16.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम किए जाएंगे जिसमें 22 फसल शामिल होंगे। गरीबों की बात करें तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बातें कही गई है। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ महिलाओं को और शामिल किया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 49% से बढ़कर 74% किया जाएगा। इसके अलावा डी इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। आईडीबीआई के साथ 2 और बैंक है, उसमें एक पब्लिक सेक्टर कंपनी भी शामिल होगी। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। एनपीए रिकवरी के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी, जो कि सारे जो कर हैं जहां जहां बाकी उनसे लोन जो उगाही की कोशिश की जाएगी, कर्ज की उगाही की कोशिश की जाएगी। जनगणना डिजिटल होगी और उसके लिए 3768 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। 1500 करोड़ का इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट के लिए जोड़ा जाएगा। असम बंगाल के महिला टी वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान लाया गया है। अब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें कमी और बातें हैं, लाभ है, वो आप लोग सब डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। तो एनजीओ, स्टेट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 सैनिक स्कूलें खोली जाएगी। लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। आदिवासियों के लिए 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अनुसूचित जाति के बच्चों के 4 करोड़ बच्चों के लिए 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे, प्लस उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 70,000 गांव में वेलनेस सेंटर की मदद से 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि 5 लाख करोड़ का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। और एक और अहम पॉइंट जो मैं बोलना भूल गई थी कि मोबाइल फोन्स और चार्जर के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं, बढ़ाए जाएंगे, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो आज के जो बजट के मेन पॉइंट्स थे हमने बताए। अब बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है। और सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बात करेंगे आदेश, क्योंकि आप एजुकेशन बीट संभालते हैं। तो आपको क्या लगा कि एजुकेशन में क्या कुछ किया गया है, ये कुछ बिंदु है? देखिए, एजुकेशन में जो आपने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, उसका 13% जीडीपी का उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान किया गया है। तो मुझे आशा है कि इससे जो कौशल विकास है, फिर से जो स्किल इंडिया है, फिर से मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इन सबों में मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है रोजगार सृजन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लग रहा है कि उससे जो है फायदा होगा, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया गया। केवल लद्दाख में जो है एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान किया गया है।
और आदिवासी बच्चों के लिए ये सब प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे जरूरत नजर आ रही है वो अभी के समय में ये है कि कोरोना का काल था और ऐसे में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इंडस्ट्री बंद रहे और अभी तक कितने इंडस्ट्री अभी तक बंद है, तो उनको एक जान फूंकने की जरूरत है और सरकार को उसके लिए स्पेशल पैकेज लाने की जरूरत थी। फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, जो छोटे स्तर पर थे वो प्रभावित हुए हैं कोरोना के कारण बहुत सारे, उनको फिर से जिंदा करने की जरूरत थी, जिसके बारे में मैं अभी तक नहीं सुन पाया हूं। हो सकता है कोई प्रावधान किया गया हो। और सबसे बड़ी बात सर मैं एक बता दूं आपको कि असम और जो वेस्ट बंगाल में जो टी वर्कर है उनके लिए सरकार ने 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। मैं इसका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं, क्योंकि उसमें जो है झारखंड के वो आदिवासी संथाल फिर से और जो मैं नाम मिस कर रहा हूं वो लोग हैं और उनके जीवन स्तर जो है काफी बदतर है और जैसा उन्हें आज से 100 साल पहले वहां पर विस्थापित करके लाया गया था अमूमन वैसी ही स्थिति बनी हुई है। शिक्षा का, उनका लाइफ स्टैंडर्ड, खाने पीने और जो बुनियादी सुविधा है उन सभी से वहां के लोगों को जूझना पड़ता है और आज भी मजदूरी रेट जो है वो जनरल लोगों से आधी है लगभग वहां पर। बिल्कुल। मैं इसमें आदर्श जी, मैं इस बजट को बहुत देर तक मॉनिटर कर रहा था, मैं रिया के साथ बैठा हुआ था, तो मैं कई चीजें इसमें देख पा रहा हूँ। एजुकेशन की जहां तक बात है, इस बजट में एजुकेशन से भी ज्यादा फोकस जो है इस बार सेहत का रखा गया है। स्वास्थ्य जरूरी है। कोरोना ने लोगों ने देखा और हमने हेल्थ बजट पे हमेशा से कम खर्च करते आए हैं, हमारी सरकार कम खर्च करती आई है, लेकिन इस बार पूरा फोकस है गांव तक, हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर, तमाम तरह की चीजें। जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की जो बात है उसमें 64,000 से अधिक करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन तमाम तरह की चीजें, खास करके हेल्थ सेक्टर पे जो सरकार ध्यान दे रही है, वो लगता है कि एक अच्छा कदम है। लेकिन मूल रूप से जब भी बजट की बात करते हैं तो शिक्षा पे भी खर्च करने की बात, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बेसिक चीज है, ये मजबूत तो आपका जो है आगे का भविष्य, रोजगार, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षा में जो भी हम सारी चीजें देख रहे हैं तो ये सारे सिर्फ पिछड़े तबकों को ही फोकस करने के लिए सारे बजट जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। चाहे एनजीओ भी है तो सैनिक स्कूल 100 नए खोलने की बात है, लेकिन सरकारी स्कूलों के दुरुस्तीकरण पे कोई चर्चा नहीं है। लद्दाख में जाकर के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, वहां खोलिए। आदिवासी के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल 750 खोल रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में आप 35,000 करोड़ खर्च करेंगे, ये भी ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो क्या अभी जो वर्तमान में आपके जो नॉर्मल सरकारी स्कूल हैं, हम लोग भी हंसी मजाक भी कर रहे थे आदेश जी इस बात को लेकर के कि बातें लाख करोड़ में दिखती हैं, हम लोगों के जेब में 10,000 15,000 रुपए ही क्यों है? Exactly. अगर इतना इन्वेस्टमेंट देश में है, हम जब टेक्निकली और भी अंदर आएंगे, जब बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिस्टम है इसमें सरकार ने फिर से फैसला लिया है। 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, उसमें और भी जैसे कि आपने सड़कों की बात की कि हर एक रोड के लिए, हर एक स्टेट के रोड के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए जो है, खासतौर से वेस्ट बंगाल है उसमें शामिल, इलेक्शन का पर्पस है। मैं उसमें यह कहना चाह रहा था कि इसमें खास करके रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, बिजली, इन 4 चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इस बार। मतलब कि किसी ने तंज भी किया है, हमारे बिहार के जाने माने नेता प्रतिपक्ष के भाई तेज प्रताप यादव जी ने, कि बजट चल रहा है कि सेल चल रहा है। तो मतलब कि इन तमाम चीजों को बेचने की कोशिश सरकार ने फैसला लिया है कि हम इनको जो है प्राइवेट कंपनी के हाथ में देंगे। जनता को फायदा भी है और थोड़ा सा भी कष्ट भी होता है, प्राइवेट हो जाने के बाद चीजें कैसे महंगी हो जाती हैं। किसी ने एक एग्जांपल हमें दिया था कि शुरुआत में 85 पैसे का जो मिलता था, गेहूं भी था और डीजल पेट्रोल भी था। डीजल पेट्रोल को जब डिरेगुलेट कर दिया गया, सरकार के हाथों से नियंत्रण खत्म हुआ, बाजार के हाथों में नियंत्रण चला गया, तो कैसे आपका डीजल पेट्रोल 80 रुपए पहुंच गया और आज भी गेहूं की कीमत 20 रुपए ही रह गई है। तो ये बातें जो है बजट से सीखने वाली है कि अगर जिन चीजों को आप दुरुस्तीकरण के नाम पर कि सुविधा ठीक हो जाएगी, सुविधा के साथ आप कॉस्ट भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफ इनकम टैक्स में छूट भी नहीं है, इसका मतलब है लोगों का इनकम नहीं बढ़ा है। जब लोगों का इनकम नहीं बढ़ा है तो आपके इस दुरुस्तीकरण के बाद जो महंगाई बढ़ेगी उस पे क्या होगा? 137% पिछले बजट से 137% ज्यादा मतलब पेश की गई है इस बार स्वास्थ्य। हाँ, सारे कुल ओवरऑल देखा जाए 34 लाख। मैं अगर बात करूं तो बिहार जो है वो श्रम प्रधान राज्य है, यहाँ से बहुत बिहार की तो कोई चर्चा ही नहीं है। श्रमिक जो है बाहर जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक अहम घोषणा की गई है।
एक सरकार एक पोर्टल शुरू करने जा रही है जिसके जरिए सबकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें बिल्डिंग वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स समेत सभी वर्गों के मजदूर होंगे। सरकार ने घोषणा की है कि लेबर कोड लागू किया जाएगा, करने की कोशिश जारी रहेगी जिससे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई। मैं बता रहा हूं, जब ये लॉकडाउन का जो फेज शुरू हुआ था, तब मैंने एक बात छेड़ी थी इस बात को लेकर के कि जिस हिसाब से लोग अभी भटक रहे हैं दिल्ली में, वो बिहारी हैं कि नहीं है, उनके पास वहां पे कोई आईडी प्रूफ है कि नहीं है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम तरह की चीजें थी। तो क्यों नहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड या एक ऐसा कोई चीज लेके आए जो प्रूफ हो जाए कि आप कहीं भी जाए, आप कहाँ के हैं, वो चीज साबित हो जाए और आपके खाते में तुरंत पैसा पहुंच जाए, आपको मदद पहुंच जाए, आपको रिसीव कर लिया जाए। ये पूरी चीज होनी चाहिए। किसानों की भी बात हुई, किसान आंदोलन भी चल रहा है। हाँ, MSP जो है वो उत्पादन का 1.5% बढ़ाने और अगले साल तक कृषि से आय को दोगुना करने का वचन दिया गया है। बिल्कुल 2022 तक 16.5 लाख करोड़ का क्रेडिट जो है वो किसानों को देने की बात की गई है कि अब किसान लोन ले सकते हैं। ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन करके जो फसल आते हैं उसमें 22 फसल को शामिल किया गया है ताकि जो है उनको लॉस जो है ज्यादा ना हो, और कोई फसल उन्होंने इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाई, बीज बोया उन्होंने, और वो फसल खराब हो जाता है तो जितना उन्होंने मान लीजिए 10,000 किए थे तो सरकार उनको लगभग 15,000 रुपए देगी। सरकार फिशिंग हब भी खोल रही है, मतलब मुर्गा फार्म पे बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, फिशिंग हब पे हो रहा है, फार्म क्रेडिट मतलब इसमें सिर्फ मुर्गा फार्म नहीं, जितना भी आ जाए सब कुछ है, तमाम तरह के खर्च किए जा रहे हैं। 6 स्तंभ पे बात की गई है, जो 6 स्तंभ आप बता दीजिए। मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, तो पहला स्तंभ वही है। दूसरा है भौतिकी, वित्तीय, पूंजी संरचना, उसके अलावा समावेशी विकास है, उसके बाद है नवाचार, अनुसंधान और विकास, 5th है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 6th है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। हाँ, तो ये इनमें कम सरकार का दखल, शासन अधिक ढंग से होगा जी। और एक और अहम बात है कि मेट्रो भी 2 तरीके से शुरू होने वाला है। एक मेट्रो लाइट है, मेट्रो नियो है। और मेट्रो की जो चर्चा हुई है आदेश जी, तो इसमें देखा जाए तो पटना का कुछ भी नहीं है, कोई इसमें जो भी है कि बड़े बड़े शहरों के नाम है। कोची मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत, बेंगलुरु में 14,788 करोड़ रुपए की लागत, 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। जहाँ मेट्रो ऑलरेडी है, कोची मेट्रो हो बेंगलुरु, वहाँ एक्सटेंशन की बात की गई है, नए निर्माण की रोड और हाईवेज की बात करें तो केरल में 65,000 करोड़ के हाईवे बनाने हैं, तमिल में कॉरिडोर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने हैं, वेस्ट बंगाल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, असम में 34,000 करोड़, और उसके बाद कन्याकुमारी कॉरिडोर बनाने के लिए 65,000 करोड़। छोटे छोटे शहरों के नाम निशान तक नहीं है इस बजट में। और कुछ फैक्ट मैं भी आपको बता दूं कि 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट चालू किया जाएगा। 32 एयरपोर्ट भी बनेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा, 9 बायो लैब बनेगा, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेगा। ये शायद से कोरोना का ही परिणाम है कि इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। टेक्सटाइल पार्क भी बनवाने हैं। हाँ, वो भी बनेंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। समझिए देश की स्थिति ऐसी हो गई है, वायु प्रदूषण पर, वायु साफ करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए, 2217 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या हो गई है कि स्वच्छ वायु भी यहाँ पे सर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जब YouTube लाइव चल रहा था हमारा, जब फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ रही थी, भाषण दे रही थी, जब वो पढ़ रही थी बजट, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, अरे शिक्षा पे कुछ बोलिए, शिक्षा पे कुछ बोलिए, रोजगार पे कुछ बोलिए। तो जब पूरे दुनिया मतलब पूरी जनता का कंसर्न शिक्षा और रोजगार है तो ये क्यों नहीं किया जाता? देखिए एक चीज है कि बीजेपी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये बेसिकली दक्षिणपंथी सोच की पार्टी है और इनका एक ही टारगेट होता है कि हमें अर्थव्यवस्था को कैसे जड़ से मजबूत करना है। बेसिकली जो दक्षिणपंथी सोच है उनका ये होता है, वो पुराने ढर्रे पे नहीं चलते। उनका रहता है कि अगर चीजें प्राइवेटाइज करने से अगर रेवेन्यू प्राप्त होता है, अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होती है, तो उस पर वो ध्यान देते हैं। अभी भारत की स्थिति जो बीजेपी के अनुसार और देश में जो देखा जाता है उसके अनुसार भारत कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनाना है। हाँ, लेकिन परिस्थिति क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी उतना सही नहीं है, ना हेल्थ सही है, ना एजुकेशन सही है, ना कोई और सेक्टर सही है। तो अभी जितना ये खर्च हो रहा है, ये बजट जो कह रहा है कि ये लाख करोड़, ये लाख करोड़, सारे जड़ में ही जा रहे हैं।
फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आएगा कि नहीं आएगा, घोषणा कर देना, बजट में प्रावधान कर देना, फिर इस पे काम करना, क्योंकि काम जो करना पड़ता है फिर आके देखिए सर, अगर देखा जाए मोटा मोटी तो हर एक बजट इन्हीं सब क्षेत्रों पर आता है, हाँ। और हर एक साल स्थिति वैसी ही रहती है। तो जैसे कि है कि जो हम आपने बात किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बुनियादी सुविधा है, उसी पर आज तक अभी हम लटके हुए हैं, और इसे आगे जो रिजल्ट है वो ज्यादा प्लस में नहीं आ पाता है। देखे तो बजट से बस दो चार ही फायदा लोग को होता है। इनकम टैक्स में लोग को पता चलता है कि इतने में इनकम टैक्स भरना है, इतने में नहीं भरना है, लेकिन बाकी जो है सरकार ये कहती है कि ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, मोटा मोटी वो साधारण आदमी को उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें देख लीजिए ना, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, इससे उन्हें फायदा होगा जो राशन कार्ड बनाए अब यहाँ से पलायन कर गए, दिल्ली गए, और वहां पे उन्हें अगर राशन की जरूरत है तो अब उन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा हम तो बिहार के, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाएंगे और राशन कार्ड वन नेशन है तो आप वहां पे आप 5 किलो गेहूं चावल उठा सकते हैं। तो गरीब लोगों को आपने देखा बजट, आपको सबसे ज्यादा किस योजना से आपको उम्मीदें हैं यहाँ पर? मुझे तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इस योजना में मतलब ये आम लोगों को तुरंत कुछ रिस्पांस मिल जाए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया इस बजट से। मैं कहूँ तो ये सारे पैसे मैंने कहा जड़ में ही जा रहे हैं, स्वास्थ्य में है, एजुकेशन में जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत लगभग 13% जीडीपी का आत्मनिर्भर भारत बहुत अच्छी बात है। ये योजना पे बजट पे लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, आत्मनिर्भर भारत का फायदा ले कौन रहा है, उसके बारे में जानकारी कितनों तक पहुंच रही है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। अगर राज्य सरकार को कहा गया, केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया कि हम आपके राज्य में इतना इन्वेस्ट करा देंगे, तो लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें प्लेटफॉर्म सामने देने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है। लोग को पता नहीं, पैसा वही उठा रहे हैं, 75 कंपनियां बनाते हैं, सेल कंपनी बनाते हैं, वो जाकर के पैसा फ्रॉड करके सरकार से सब्सिडी ले लेते हैं, लाखों करोड़ उठा लेते हैं। लेकिन जो नए उद्यमी है जिन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार से मदद कैसे ले। ये प्रॉब्लम है। तो बजट में आप इतना प्रावधान कर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बार का बजट सबसे अलग होगा, सबसे चौंका देने वाला होगा, तो क्या चौंका देने वाला नजर आया? डिजिटल बजट है। अच्छा, और बजट में अब अंदर और भी चीजें होंगी, क्योंकि हम लोग ने बजट को बस उन्होंने जो कहा वो सुना। बजट की जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसमें तो डिटेल और भी होगा, वो ऑनलाइन कहा गया है कि अपलोड कर दिया जाएगा। लफड़ा नहीं है इसमें, क्योंकि इस बार तो डिजिटल ही है। कुछ बिंदु और हैं, जैसे पब्लिक बसेस में 18,000 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। 17,000 से नई बसें आएगी। उसके अलावा ग्राहक मनपसंद बिजली कंपनी चूज कर सकेंगे। कितनी बिजली की बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि अब बिजली को अब एक कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। अब वो 10 कंपनियां हो जाएंगी। अगर आपके जिले में फिलहाल अगर 2 कंपनियां थी, 2 कंपनियां और हो सकती हैं, और आप तय करेंगे कि आपको रिलायंस लेना है कि आपको जो है एयरटेल लेना है कि आपको। तो ये तो अच्छी बात है, आपके पास सुनने का मौका मिलेगा, और इससे जो है देखिए और सप्लाई जो है वो ये बहुत अच्छी बात है। आपने कंपनी, आपको अगर रिया की कंपनी पसंद नहीं है तो आप रंजीत की कंपनी ले सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि लोगों को इंप्लीमेंट करने की समस्या है। अभी हम लोग एक खबर कर रहे थे कि स्मार्ट बिजली मीटर जो लगा है प्रीपेड वाला, ये अब लोगों को गुमराह कर रहा है। जैसे आप शुरू में जब कोई सिम खरीदते थे, प्रीपेड सिम होता था, तो कोई ना कोई पैक एक्टिव होकर के आपका पैसा कट जाता था। लोगों को अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम 500 का रिचार्ज कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है बाद में कुछ टैरिफ आ जाए कि इतने का रिचार्ज कराएं, इतने दिन फ्री में रहे। तो अभी तक तो हो सकता है, संभावनाएं हैं, सरकार इसमें भी हो सकती है। शुरू में हर एक नए जब परिवर्तन होता है तो समस्याएं आती हैं। सरकार ने जो ये प्रावधान किया है, आप डिजिटल पेमेंट का जो देखे होंगे, 1500 करोड़ रुपए इंसेंटिव वाली बात है। तो ठीक है, अभी भी आप गूगल पे पेमेंट करते हैं, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए आपको कुछ ना कुछ मिलते हैं। सर एक चीज आप मिस कर रहे हैं, रेल बजट। अब तो रेल और दोनों को मिला के एक ही कर दिया गया है। रेल बजट होता था तो उसके बारे में स्पेशलाइज्ड रेल मंत्री उसको पेश करते थे। घटने बढ़ने की खबरें आती थी, ये ट्रेन वो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक, वो सब हंगामा मचता था कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया। हाँ, इस रूट का नहीं दिया गया, वहाँ के सांसद हल्ला करते थे। वैसा नहीं रहा, तो ये क्या नहीं लगता है कि ये बजट जो है खाली खाली लगता है। आपको लालू यादव का वो दौर याद होगा जब वो कहते थे एक पर एक कविता शायरी बोल करके जो कहते, तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और
करोड़ को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो ये सब डायलॉग जो लालू यादव जो बजट को एंटरटेन किया जाता था और चीजों को समझाया जाता था, वो दौर खत्म हो गया। हर साल किराया कम करने इसलिए वाली अभी बात- YouTube पे जितने लोग देख रहे थे, क्योंकि इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं तो इन्हें हिंदी बोलना नहीं आता क्या? जब देश का बजट है तो हिंदी में बोलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता होते हैं ना, अधिकतर हिंदी बोलने वाले ही हैं। अब निर्मला सीतारमण को अगर छोड़ दिया जाए, सब लोग कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में बोले, चाहे वेंकैया नायडू टाइप के लोग क्यों नहीं रहे हो उस वक्त जब भी थे, सब लोग कोशिश करते थे कि हिंदी में किरीट सोमैया, ये वो साउथ इंडियन लोग भी जो हैं वो सब हिंदी बोलते थे। तो लगता था कि चलो लोग को करेक्ट करते हैं। कांग्रेस में बुद्धिजीवी लोग बहुत थे जो सिर्फ इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन यहाँ पे निर्मला सीतारमण भी इंग्लिश में ही बोली है। कई लोगों का कमेंट आया कि आप हिंदी में जा नहीं देखिए सर, बजट तो जनरली बजट जो है वित्त बजट जनरली इंग्लिश में ही सुनने का आदत हो गया, क्योंकि कांग्रेस का सरकार बहुत दिन था, पी चिदम्बरम भी बहुत दिन थे, वो भी दिए, फिर से अरुण जेटली साहब भी देते थे इंग्लिश में। यही कहना है कि तो ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मैं बजट से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि 1999 में जो बजट है उससे पहले शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के घड़ी में 10 बजते थे। और चूंकि ब्रिटिश रूलर का ही शुरू किया हुआ था ये, और जब यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री बने 1999 में, तो उन्होंने बजट का टाइम सुबह 11 बजे कर दिया कि अब हमारा बजट भारतीय है। वो लंबे समय तक उन्होंने 8 बार से अधिक बजट पेश किया था, बहुत समय तक बजट पेश किया। और भी सर बहुत सारी बातें हुई है बजट में कि जैसे टैक्स वगैरह जो है वो पारदर्शी किया जाएगा, थोड़ा पारदर्शी करने की बात तो पहले से भी कही जा रही है कि पारदर्शी करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि जो मोदी सरकार है और जो बजट है, इसमें नए नए टैक्स अर्जन के तरीके खोजे गए हैं और बहुत सारे क्षेत्रों को टैक्स के दायरे में लाया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने पड़ सकते हैं। और ये जो दक्षिणपंथी जो पार्टियां होती हैं, जैसे बीजेपी, सब पार्टियां हैं, ये जो है कि शांति काल में जनता से सभी तरह का टैक्स लेती हैं, सुविधा देने का भी बात करती हैं। तो ज्यादा टैक्स देने के लिए इस बार तैयार रहना पड़ेगा। और टैक्स अधिक देने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, वो बड़ा बढ़िया है। जो वो दौर शुरू हो रहा है जब किसी को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता था और जो पैसा नहीं चुकाता था तो घर पे आके देना पड़ेगा इस बार। और ये वसूली जरूरी भी है। अब ये वसूली के लिए अलग से सरकार कंपनी बना रही है, एसेट कॉर्पोरेशन। और ये जाकर ये करेंगे, वसूली करेंगे घर में जा के। आपने अगर लोन लिया, आप एनपीए हो गए हैं, तो आपका जो है जैसे भी करके उगाही की जाए। ये एक बहुत जरूरी कदम उगाही से आपने रिया बताया कितना लाख है। 1.75 लाख करोड़ की उगाही होनी है। और सबसे बड़े कॉर्पोरेट जगत से भी उगाही जरूरी है। बिल्कुल, सारे लोग अरबों खरबों कॉर्पोरेट वाले लोग बहुत तेज बनते थे, दिवालिया घोषित करके बच जाते थे। कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में भी बताया गया कि सबसे कम है। तो इसमें तो चेंज करना ही पड़ेगा। आप पैसा तो आप ही के पास है, आप ही को माफ करते जाएंगे तो फिर आप गरीब से निकालेंगे ना पैसा। कहने का मतलब पूरा लबोलुआब यही है कि अगर आप बजट को जो है ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके फायदे को कुछ लोग न उठाएं, सभी लोगों पर ईमानदारी से, और उसको सुलभ बनाया जाए कि आम आदमी भी अगर आत्मनिर्भर भारत योजना या फिर से मुद्रा योजना के तहत अगर लोन लेना चाहता है, नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसको आसानी से लोन मिल सके बैंक से। और ये भी उसमें ध्यान रखा जाए कि वैसे लोग जो कि लोन के पैसों को लेकर किसी दूसरे फील्ड में ना अप्लाई करे, जिसके लिए उसी के लिए कार्य करे, तभी ये सही रहेगा। तभी ये सब योजनाएं जो है सड़क पे आएंगी, धरती पे आएंगी। नहीं तो चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले। अब मैं सर आपको बताता हूँ, मुद्रा योजना है, उससे कितना लोग पैसा उठाकर सूद पे पैसा चलाता है। उससे कोई छोटा इंडस्ट्री लगाने के लिए, अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। लेकिन वैसे कितने लोग जो है केवल योजना से ही पैसा उठा के अपना जीवन चलाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो वो सब चीज जो है पकड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार पकड़ भी रही है। उन्होंने डाटा जारी किया था 2-3 साल पहले, कितने लाख लोग जो है मर जाने के बाद भी वो योजनाएं चल रही है और करोड़ों की संख्या है। तो सरकार लगातार उनको पहचान कर रही है। और डिजिटल हो जाने का कुछ फायदा है कि कई जगह पैसे फंसेंगे नहीं, लोगों के पास जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने ये तय किया है कि जो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं, डी इन्वेस्टमेंट भी होगा, विनिवेश किया जाएगा, जिसमें कि आईडीबीआई समेत कुछ बैंक हैं, कुछ कंपनियां हैं जो पीएसयू के, उनमें जो डी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें जो है एफडीआई को बढ़ाया गया है, 49% से 74% किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह कही गई है कि अगर भले ही विदेशी कंपनी 74% घुसा दे, कंट्रोल इंडियन लोग करेंगे। वो तो बोर्ड में सदस्य भी होंगे और कंट्रोलिंग पावर भी जो है इंडिया के पास होगा। देखिए, बीजेपी पर आप लाख आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी कभी भी कंट्रोल दूसरे को नहीं देती। वो अगर आप देखेंगे, अगर राफेल का भी समझौता हुआ
तो वो जितना खरीदे नहीं उससे ज्यादा भारत में बनवाने का उससे करार कर चुके हैं। और टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा और सेफ्टी का भी उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा उसका। सरकार हर साल सोलर प्लेट पे खर्च करती है, सोलर एनर्जी पे खर्च करती हाँ। है, लेकिन सोलर एनर्जी का आउटपुट हमें अब तक दिखता नहीं है। गांव में कहीं कहीं मैंने देखा कि कुछ कुछ सोलर प्लेट लगे हैं, कहीं लाइटें लगी हुई हैं, जलती तो हैं, नहीं इससे जलती जुड़ी हैं। कुछ पॉइंट्स जो थे कि बहुत लोगों को इंतजार होता है कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो जो थोड़े बहुत डिटेल्स है मेरे पास इसके अनुसार मोबाइल फोन महंगे होंगे, चार्जर महंगे होंगे, इसके अलावा ये सभी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स टैक्स के दायरे में आएंगे। सोना चांदी घटेगा, यानी कि सोना चांदी सस्ता होने वाला है। तांबा जो है वो भी घटेगा, ऑटो पार्ट्स बढ़ेंगे और टैक्स सोलर बढ़ेंगे। इन्वर्टर पर टैक्सेस बढ़ जाएंगे। तो अभी आपने बात की सोलर, तो बहुत सारे काम तो चल रहे हैं, लेकिन इन्वर्टर्स पर अब टैक्स बढ़ने वाला है। कस्टम ड्यूटी सब पे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। सोना चांदी को थोड़ा कम हुआ है। सोना चांदी थोड़ा सा कम तो हुआ अभी है। जो बजट पेश हुआ उसका और विश्लेषण और उसका तार्किक विश्लेषण होना बाकी है। हाँ, अभी फिर हम लेकर आएंगे इससे बजट में आगे पूरा भी डिटेल और आएगा डिटेल्स हमारे आएगा। पास। और जो मोटा मोटी हमने आपको बताया कि क्या इसके परिणाम है, क्या रहा बजट में। हाँ, रिया ने आपको बिंदुवार तरीके से चीजों को बता भी दिया कि क्या हुआ है, किस क्षेत्र में कितना। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा बजट पर अधिक खर्च हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का ध्यान है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर है, उसे भी दुरुस्त करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं, कई तरह की स्कीम ला रही है और कई तरह के स्टेप्स भी ले रही है। बाकी डिटेल्स जो भी होगा रिया क्लोज करवाइए, फिर जी देखा जाएगा। फिलहाल तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आगे और भी डिटेल में आपको डिस्कशन धीरे धीरे मिलते रहेंगे, क्योंकि और भी बातें खुलेगी, अंदर की बातें हम लोग पढ़ना सस्ता शुरू महंगा करेंगे। का हिसाब एक बार अलग से सस्ता किया महंगा जाएगा। का हिसाब हम लोग एक बार कर देंगे, तो उसके लिए भी जुड़े रहे न्यूज पीआर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या सोचते हैं बजट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारी इस मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।